नमस्कार। और हमारी इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भारत की कहानी ने एक नई दिशा ली। ये है मगध का उदय और एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उसका विकास। ये यात्रा करीब 600 ईसा पूर्व में शुरू होती है, जब मगध गंगा घाटी के कई महाजनपदों में से एक था, और लगभग 321 ईसा पूर्व तक पहुंचती है, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के पहले विशाल साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव बन चुका था। इस विश्लेषण के लिए हमने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों, आर एस शर्मा की प्राचीन भारत, रोमिला थापर की प्रारंभिक भारत और इग्नू के अध्ययन नोट्स जैसे जो स्थापित स्रोत हैं उनको खंगाला है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे और क्यों मगध, जो शुरू में बस एक क्षेत्रीय शक्ति था, उस दौर की सबसे बड़ी ताकत बन गया और भारत के पहले साम्राज्य का केंद्र बना। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और मगध के उदय के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने शायद सबसे अहम भूमिका निभाई, मगध की भौगोलिक स्थिति। ये पूर्वी गंगा के मैदानों में स्थित था, आज के दक्षिणी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर। इसकी शुरुआती राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, जो 5 पहाड़ियों से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, यानी आज का पटना। ये लोकेशन इतनी खास क्यों थी? इसकी भौगोलिक स्थिति वाकई एक जबरदस्त रणनीतिक फायदा थी। सोचिए, एक तरफ गंगा के मैदानों की बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी, जिसने गीले चावल की खेती को बड़े पैमाने पर संभव बनाया। इसे न सिर्फ खाने की बहुतायत हुई, बल्कि कृषि अधिशेष भी पैदा हुआ। अच्छा। और इसी अधिशेष ने ही एक बड़ी आबादी, शहरों और सबसे महत्वपूर्ण एक विशाल स्थायी सेना को बनाए रखना मुमकिन किया। हाँ, सेना के लिए तो पैसा चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, ये इलाका उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के, अब कह सकते हैं, चौराहे पर था। तो व्यापार पर नियंत्रण और उससे होने वाली आय पर भी पकड़ बनी। गंगा, सोन और चंपा जैसी नदियों ने न सिर्फ व्यापार और परिवहन को आसान बनाया, बल्कि ये एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी थी। और हाँ, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो थी आधुनिक झारखंड के छोटा नागपुर पठार जैसे इलाकों से लौह अयस्क के भंडारों तक पहुंच। अच्छा, लोहे की बात। हाँ, इससे उन्हें बेहतर और ज्यादा मजबूत हथियार जैसे तलवारें, भाले और कृषि उपकरण जैसे लोहे के फाल बनाने में मदद मिली। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी सैन्य और आर्थिक बढ़त थी, शायद ऐसी बढ़त जो अवंती जैसे प्रतिद्वंदी भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए। तो मतलब सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगध का असली कमाल सिर्फ इन संसाधनों का होना नहीं था, बल्कि महत्वाकांक्षी नेतृत्व द्वारा उनका समन्वित इस्तेमाल था। एक ऐसा तालमेल जो शायद दूसरे महाजनपद उतनी कुशलता से नहीं बना पाए। तो इस भौगोलिक वरदान ने सीधे तौर पर आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोल दिया। जैसा आपने बताया, लोहे के फाल और नहरों, कुओं जैसी बेहतर सिंचाई तकनीकों से कृषि पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। इससे न सिर्फ बढ़ती आबादी और उभरते शहरों का पेट भरा, बल्कि राज्य की आमदनी का एक नियमित स्रोत भी बना। और व्यापार? वो भी जोरों पर। जोरों पर। चंपा जैसे महत्वपूर्ण नदी बंदरगाहों पर नियंत्रण, और फिर पंचमार्क सिक्कों की शुरुआत। हाँ, ये पंचमार्क सिक्के, ये कैसे थे? ये असल में चांदी के अनियमित आकार के टुकड़े होते थे, जिन पर अलग अलग चिन्ह ठप्पे लगा दिए जाते थे। ये भारत की शुरुआती मानकीकृत मुद्रा प्रणालियों में से एक थे। अच्छा। इसने वस्तु विनिमय की मुश्किलों को कम किया और एक व्यवस्थित मौद्रिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। लेन देन आसान हुआ, व्यापार बढ़ा। शहरों जैसे राजगीर और पाटलिपुत्र में सिर्फ व्यापार ही नहीं पनपा, बल्कि उत्पादन केंद्र भी बने। हमें मिट्टी के बर्तन बनाने वालों, धातु का काम करने वालों, कपड़ा बुनकरों की श्रेणियों या गिल्डों के प्रमाण मिलते हैं। ये कारीगरों के संगठन होते थे? हाँ, बिल्कुल, जो उत्पादन, गुणवत्ता और व्यापार को संगठित करते थे। ये सब मिलकर एक मजबूत आर्थिक आधार बना रहे थे। और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ सैन्य शक्ति का विकास भी जरूरी था। राजगीर की प्राकृतिक किलेबंदी तो थी, पर उन्होंने उसे और मजबूत किया। हाँ, राजगीर 5 पहाड़ियों से तो घिरा ही था, लेकिन उसके चारों ओर विशाल साइक्लोपियन दीवारें बनाई गईं। ये बिना गारे के इस्तेमाल किए गए बड़े बड़े अनगढ़ पत्थरों की दीवारें थीं, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कमाल है। हाँ,
उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती हैं। बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी तो उसे नदियों के संगम के प्राकृतिक लाभ के साथ साथ लकड़ी की एक बहुत मजबूत और विशाल चारदीवारी और गहरी खाइयों से सुरक्षित किया गया। मेगस्थनीज ने बाद में इसका वर्णन भी किया है। अच्छा। लेकिन सिर्फ किलेबंदी ही नहीं, मगध ने युद्ध के मैदान में भी नई चीजें अपनाई। उन्होंने बड़े पैमाने पर युद्ध हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। हाथी, हाँ, ये तो गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल। सोचिए, उस जमाने में जब सेनाएं मुख्य रूप से पैदल सैनिकों, घुड़सवारों और रथों पर निर्भर थीं, हाथियों का झुंड दुश्मन सेना के बीच घुसकर क्या तबाही मचाता होगा। सही बात है, किले तोड़ने में भी मदद करते होंगे। हाँ, किले तोड़ने और सेना में भगदड़ मचाने के लिए। हमें इसका जिक्र अजातशत्रु के वज्जी संघ के खिलाफ लंबे चले युद्ध में मिलता है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना रखी, मतलब एक नियमित प्रशिक्षित सेना, जिसमें बड़ी संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथ शामिल थे। तो मतलब एक प्रोफेशनल आर्मी कह सकते हैं। एक तरह से हाँ। तो देखिए कैसे ये सब चीजें मिलकर काम कर रही थीं। सुरक्षित राजधानियां, नई युद्ध तकनीक जैसे हाथी और एक स्थायी सेना। इसने मगध को एक दुर्जय सैन्य शक्ति बना दिया। जाहिर है ये सब बिना कुशल और महत्वाकांक्षी नेतृत्व के संभव नहीं था। हर्यंक वंश के शासकों जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु और फिर बाद में शिशुनाग और नंद वंश के शासकों ने वो नेतृत्व प्रदान किया। बिंबिसार की कूटनीति तो काफी मशहूर है, खासकर उनके विवाह संबंध। हाँ, बिंबिसार ने कूटनीति का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना और कोसल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह करके उन्होंने न सिर्फ शक्तिशाली पड़ोसियों से संबंध सुधारे, बल्कि कोसल से दहेज में काशी का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी प्राप्त किया, जो व्यापार और राजस्व के लिए अहम था। लेकिन वो सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं रुके। नहीं, जहां जरूरी समझा वहां सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने पूर्वी पड़ोसी अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया, जिससे चंपा जैसा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह मगध के नियंत्रण में आ गया। और उनके बेटे अजातशत्रु ने तो विस्तार की नीति को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अजातशत्रु ने अपने पिता के शासनकाल में ही शायद अंग के गवर्नर के रूप में अनुभव प्राप्त कर लिया था। शासक बनने के बाद उन्होंने कोसल और सबसे बढ़कर वज्जी संघ जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ लंबे युद्ध लड़े और उन्हें हराया। वज्जी संघ को हराने में तो कहते 16 साल लग गए। हाँ, 16 साल। इससे पता चलता है कि उस दौर में गणराज्यों को जीतना कितना मुश्किल था। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर राजनीतिक और सैन्य इतिहास में कम महत्व दिया जाता है। वो है इन शासकों का नए उभरते धार्मिक आंदोलनों, खासकर जैन और बौद्ध धर्म के प्रति रवैया। हाँ, बिंबिसार को जैन ग्रंथों में महावीर का समर्थक बताया गया है, वहीं अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे और माना जाता है कि उन्होंने बुद्ध से मुलाकात भी की थी और उनके महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित करवाई। तो क्या इन नए धर्मों को समर्थन देने से भी मगध के उदय में मदद मिली? ये थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। हाँ, ये सीधे तौर पर न दिख सकता है, पर इसकी अहमियत कम नहीं है। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म पारंपरिक वैदिक कर्मकांडों के बजाय आचार और नैतिकता पर जोर देते थे और इन्हें व्यापारियों, शिल्पकारों और शहरी अभिजात वर्ग का काफी समर्थन मिला। मतलब वही वर्ग जो मगध की आर्थिक समृद्धि का आधार बन रहे थे। अच्छा, तो एक तरह से सोशल सपोर्ट बेस मिला। बिल्कुल। शासकों द्वारा इन धर्मों को संरक्षण देने से न सिर्फ मगध की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़ी और उसे एक उदार छवि मिली, बल्कि समाज के इन प्रभावशाली वर्गों का समर्थन भी हासिल हुआ, जिससे सामाजिक स्थिरता आई। राजगीर और पाटलिपुत्र जैसे शहर न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बने, बल्कि शिक्षा, दर्शन और संस्कृति के भी बड़े केंद्र बन गए, जिससे दूर दूर से विद्वान, व्यापारी और कारीगर वहां खिंचे चले आए। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सभी कारक, अनुकूल भूगोल, समृद्ध अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली और नवाचारी सेना, कुशल और महत्वाकांक्षी राजनीतिक नेतृत्व और उदार व व्यवहारिक सांस्कृतिक नीतियां, ये सब एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे और इसी तालमेल ने मगध के असाधारण उदय को संभव बनाया। चलिए, अब उन राजवंशों की कहानी थोड़ी और विस्तार से जानते हैं जिन्होंने इस उदय को हकीकत में बदला। शुरुआत हर्यंक वंश से होती है, जिसका शासनकाल मोटे तौर पर 544 से 413 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वंश की नींव रखी राजा बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व।
लगभग 52 साल का लंबा शासनकाल। जैसा हमने बात की, उन्होंने कूटनीति और विजय दोनों का सहारा लिया। राजगीर को राजधानी बनाया, प्रशासन को सुधारा, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। जैन परंपरा उन्हें जैन धर्म का संरक्षक मानती है, लेकिन उनका अंत दुखद बताया जाता है। बौद्ध और जैन दोनों स्रोतों में संकेत मिलता है कि उनके बेटे अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए या तो उनकी हत्या कर दी या उन्हें बंदी बना लिया था। अजातशत्रु लगभग 492 to 460 ईसा पूर्व ने भी लगभग 32 साल राज किया। पिता के साथ जो भी हुआ हो, उन्होंने मगध की शक्ति को चरम पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि वज्जी संघ पर विजय थी, जिसके लिए उन्होंने कूटनीति का भी सहारा लिया। अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवाना और नई सैन्य तकनीकों जैसे महाशिलाकंटक और रथमुसल का इस्तेमाल किया। ये क्या थे, महाशिलाकंटक और रथमुसल? महाशिलाकंटक मतलब एक तरह का बड़ा पत्थर फेंकने वाला यंत्र, कैटापुल्ट जैसा, और रथमुसल शायद ऐसा रथ जिसमें गदा या कोई हथियार लगा हो। युद्ध हाथियों का प्रभावी प्रयोग भी किया। उनका एक और दूरदर्शी कदम था राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले जाने का फैसला और वहां किलेबंदी शुरू करवाना। हाँ, ये क्यों जरूरी था? देखिए, गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित और उपयुक्त था। नदियों से घिरा हुआ। सही। और हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व बौद्ध शिक्षाओं को संकलित और संरक्षित करने के लिए राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना। ये उनकी सांस्कृतिक दृष्टि को दिखाता है। राजधानी बदलना महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह मगध की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और उसके बदलते गुरुत्वाकर्षण केंद्र का प्रतीक था। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदयन लगभग 460-444 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। उनका मुख्य योगदान पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करना और उसका विकास करना माना जाता है। लेकिन लगता है पितृ हत्या की परंपरा, अगर वो सच थी, तो उसने वंश की नींव कमजोर कर दी थी। उदयन के बाद के हर्यंग शासक शायद उतने योग्य नहीं थे और आंतरिक कलह और अस्थिरता बढ़ गई। इसने मगध में एक तरह का खालीपन छोड़ दिया। और इसी खालीपन को भरने के लिए जल्द ही एक नया राजवंश सामने आया, शिशुनाग वंश, लगभग 413 से 345 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक शिशुनाग थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वो शायद हर्यंकों के अधीन बनारस के गवर्नर या अमात्य थे, और उन्होंने आखिरी कमजोर हर्यंक शासक को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। शिशुनाग लगभग 413 से 395 ईसा पूर्व ने सबसे पहले हर्यंकों के आखिरी दौर की अव्यवस्था को खत्म कर राजशाही को फिर से मजबूत किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और निर्णायक उपलब्धि थी पश्चिमी भारत में मगध के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी अवंती राज्य, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, उसको हराना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि इसने पश्चिमी व्यापार मार्गों पर मगध का नियंत्रण स्थापित कर दिया और मगध के लिए अब कोई बड़ा प्रतिद्वंद्वी मतलब उसी लेवल का नहीं बचा था। शिशुनाग के बेटे कालाशोक, जिन्हें पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है, ने लगभग 395 से 345 ईसा पूर्व तक, यानी करीब 50 साल तक राज किया। 50 साल काफी लंबा समय है। हाँ, उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन, लगभग 383 ईसा पूर्व। ये संगीति बौद्ध संघ में विनय यानी मठवासी नियमों को लेकर उठे विवादों को सुलझाने के लिए बुलाई गई थी। हालांकि विडंबना ये है कि इसी संगीति के बाद बौद्ध संघ में स्थायी विभाजन मतलब स्थविरवाद और महासांगिक में उसके बीच पड़ गए। अच्छा। फिर भी इस आयोजन ने मगध की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ाया, लेकिन शायद इतने लंबे शासनकाल के अंत तक प्रशासन में कुछ ढीलापन आ गया था या उत्तराधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। अंततः उनकी जगह नंद वंश ने ले ली। कुछ परंपराओं के अनुसार नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने उनकी हत्या करवा दी थी। और अब आता है नंद वंश, लगभग 345 से 321 ईसा पूर्व, मौर्यों से ठीक पहले का दौर, जिसने मगध को एक क्षेत्रीय राज्य से उठाकर एक वास्तविक साम्राज्य की दहलीज पर खड़ा कर दिया। यहाँ चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। पुराणों और कुछ जैन स्रोतों में उन्हें निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि, संभवतः शूद्र, का बताया गया है, जिन्होंने आखिरी शिशुनाग शासक को हटाकर सत्ता हासिल की। ये अपने आप में उस दौर के सामाजिक बदलाव का संकेत है ना? बिल्कुल। उन्होंने एक राट
एकमात्र सार्वभौम शासक और सर्वशत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला जैसी शक्तिशाली उपाधियां धारण की, जो उनकी विशाल महत्वाकांक्षा दिखाती हैं। उन्होंने सचमुच एक विशाल साम्राज्य बनाया, कलिंग आधुनिक ओडिशा को जीता। हाँ, इसका जिक्र खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। जी, और शायद दक्कन तक अपने राज्य का विस्तार किया। उनके पास अकूत संपत्ति जमा हो गई थी। कैसे? माना जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही कुशल लेकिन शायद कठोर कर प्रणाली लागू की थी। कृषि और व्यापार से भारी राजस्व वसूला जाता था। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाने जैसे काम भी किए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी। और उनकी सेना, उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। हाँ, उनकी सेना के बारे में तो ग्रीक और भारतीय स्रोत जबरदस्त आंकड़े देते हैं। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 से 6,000 तक युद्ध हाथी थे। बाप रे, इतनी बड़ी सेना! हाँ, ये संख्या चाहे सटीक हो या थोड़ी अतिरंजित, निश्चित रूप से समकालीनों को भयभीत करने और यहाँ तक कि सिकंदर की विश्व विजयी सेना को भी व्यास नदी से आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफी थी। पाटलिपुत्र की जिस भव्यता का वर्णन बाद में मेगास्थनीज ने किया, उसकी मजबूत नींव भी निश्चित रूप से नंदों के समय, खासकर महापद्म नंद के समय ही रखी गई होगी। महापद्म नंद के बाद उनके 8 बेटे हुए, जिन्होंने शायद बारी-बारी या मिलकर शासन किया। इनमें आखिरी और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए धनानंद, लगभग 329-321 ईसा पूर्व। धनानंद को अपने पिता से विरासत में एक विशाल साम्राज्य और अकूत खजाना मिला। सेना भी उतनी ही शक्तिशाली थी, लेकिन वो अपनी धन लोलुपता, बेहद दमनकारी टैक्स व्यवस्था और अपने अहंकार के लिए कुख्यात हो गया। अच्छा, मतलब लोकप्रिय नहीं थे? बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि वो जनता पर भारी कर लगाता था और इससे प्रजा और दरबारी दोनों ही उससे बहुत नाराज और असंतुष्ट थे। और इसी व्यापक असंतोष ने एक अवसर पैदा किया। चाणक्य या कौटिल्य, एक बुद्धिमान और रणनीतिकार ब्राह्मण, जिनका कहा जाता है कि धनानंद ने अपमान किया था, ने इस स्थिति का फायदा उठाया। हाँ, चाणक्य की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक योग्य और महत्वाकांक्षी युवक को पहचाना, उसे तैयार किया, एक सेना संगठित की और विद्रोह की योजना बनाई। आखिरकार लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को युद्ध में परास्त कर पाटलिपुत्र की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और ये नंद वंश का अंत था। हाँ, नंद वंश का अंत और भारतीय इतिहास के सबसे शानदार अध्यायों में से एक मौर्य साम्राज्य का उदय था। यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है, इतनी सैन्य शक्ति और अपार धन संपत्ति के बावजूद नंद वंश का पतन इतनी जल्दी क्यों हो गया? हाँ, क्या कारण रहे होंगे? शायद अत्यधिक केंद्रीकरण, जनता से बढ़ता अलगाव, दमनकारी नीतियां और लगातार सैन्य अभियानों का भारी आर्थिक बोझ ही उनके पतन के मुख्य कारण बने। तो अगर हम मगध के इस पूरे विकास क्रम को संक्षिप्त में देखें, तो इसके कई मुख्य स्तंभ नजर आते हैं। पहला, लगातार क्षेत्रीय विस्तार, अंग, वज्जी, कोसल, काशी, अवंती और फिर कलिंग तक। दूसरा, प्रशासनिक विकास, जिसमें हमें नौकरशाही के शुरुआती रूप, नियमित कर प्रणाली, बलि और भाग जैसे कर और जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल दिखाई देता है। तीसरा, शानदार शहरीकरण, जिसका प्रतीक पाटलिपुत्र था, एक बड़ा नियोजित किलेबंद शहर। और चौथा, सांस्कृतिक उत्कर्ष, खासकर जैन और बौद्ध धर्म को मिले राजकीय संरक्षण से, जिसके चलते कई स्तूप, विहार और मठ बने और ये धर्म फले फूले। और इन बातों की पुष्टि सिर्फ साहित्यिक स्रोतों से ही नहीं होती, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी होती है। जैसे राजगीर की वो विशाल साइक्लोपियन दीवारें या अजातशत्रु स्तूप के अवशेष। पाटलिपुत्र की खुदाई में लकड़ी की बनी उस विशाल किलेबंदी के दीवार के हिस्से मिले हैं, जो लगभग 15 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। 15 किलोमीटर? और शहर का एक समकोण पर काटती सड़कों वाला ग्रिड प्लान भी सामने आया है। चंपा जैसी जगहों से व्यापार और समुद्री गतिविधि के सबूत मिलते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ जैसे जातक कथाएं और अंगुत्तर निकाय हमें उस समय के शासकों, उनकी विजयों और समाज के बारे में बताते हैं। जैन ग्रंथ जैसे भगवती सूत्र भी मगध के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि मौर्य काल में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताब इंडिका सीधे तौर पर नंदों का वर्णन नहीं करती, पर वो जिस पाटलिपुत्र का जिक्र करते हैं वो निश्चित रूप से नंदों द्वारा डाली गई नींव और विरासत को दर्शाता है। और फिर भारतीय पुराण हैं
जो हर्यंक, शिशुनाग और खासकर नंद राजाओं की वंशावली, उनके शासनकाल और उनकी विजयों की सूचियां देते हैं। तो मतलब कई तरह के स्रोत हैं हमारे पास। जी हाँ, ये सभी स्रोत मिलकर मगध की उत्थान की एक विश्वसनीय और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। हमने नंदों के पतन की बात की, ये कितना अचानक था या इसके संकेत पहले से मिल रहे थे? जैसा हमने जिक्र किया, ये शायद अचानक नहीं था। अत्यधिक कराधान, जिससे किसान और व्यापारी वर्ग बुरी तरह प्रभावित था। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानियां और लगातार सैन्य अभियानों का भारी आर्थिक बोझ, इन सब ने मिलकर जनता में एक व्यापक असंतोष पैदा कर दिया था। धनानंद का व्यक्तिगत अहंकार और संभवतः जनता की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील रवैया इस असंतोष को और भड़का रहा था। माहौल तैयार था और इसी माहौल का फायदा उठाया चाणक्य के तीक्ष्ण बुद्धि और रणनीतिक योजना ने और चंद्रगुप्त मौर्य के करिश्माई और कुशल सैन्य नेतृत्व ने। लगभग 321 ईसा पूर्व में धनानंद की सत्ता का अंत हो गया। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है, मगध के शासकों, खासकर नंदों ने जो एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासनिक और सैन्य ढांचा खड़ा किया था, वही ढांचा मौर्यों के लिए एक तैयार मंच साबित हुआ। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। शायद इसी विरासत के कारण मौर्य इतनी तेजी से न केवल मगध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए, बल्कि उसे अभूतपूर्व रूप से विस्तार देकर एक विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल सके। एक तरह से उन्हें बनी बनाई नींव मिल गई। तो अंत में सवाल उठता है कि मगध का उदय प्राचीन भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी अहमियत कई परतों में। सबसे पहली और सबसे स्पष्ट बात, इसने उस राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य नींव रखी जिस पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। भारत का पहला वास्तविक रूप से एकीकृत अखिल भारतीय साम्राज्य। हाँ, ये तो सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल। इसने सदियों से चले आ रहे छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों के विखंडित दौर को समाप्त कर राजनीतिक एकीकरण का एक सफल मॉडल पेश किया, जिसका प्रभाव बाद की सदियों पर भी पड़ा। दूसरी बात, मगध द्वारा विकसित किए गए व्यापार नेटवर्क, मानकीकृत मुद्रा प्रणाली, ये पंचमार्क सिक्के और सुनियोजित शहरी केंद्र जैसे पाटलिपुत्र, ये बाद की भारत की अर्थव्यवस्थाओं और शहरी नियोजन के लिए एक मिसाल और प्रेरणा बने। और तीसरी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात, जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों और दर्शन को दिए गए संरक्षण ने न केवल इन धर्मों को पूरे भारत और फिर एशिया में फैलने में मदद की, बल्कि भारत के धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर भी एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। सही। तो मगध की कहानी सिर्फ एक प्राचीन शक्तिशाली राज्य के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। ये भारतीय सभ्यता के विकास की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक मोड़ था। तो आज हमने देखा कि कैसे भूगोल की मेहरबानी, आर्थिक होशियारी, सैन्य नवाचार और राजनीतिक दूरदर्शिता के एक अनोखे संगम ने मगध को प्राचीन भारत के नक्शे पर एक हाशिए के राज्य से उठाकर केंद्र में ला खड़ा किया। हर्यंक, शिशुनाग और फिर नंदवंशों के शासकों ने अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ इसे धीरे धीरे एक क्षेत्रीय शक्ति से एक विशाल साम्राज्य की दहलीज तक पहुंचाया, जिसने आने वाली सदियों, खासकर भव्य मौर्य काल के लिए मंच तैयार किया। और ये सोचना भी कम दिलचस्प नहीं कि इतिहास में अगर कुछ चीजें अलग हुई होती तो क्या होता। मिसाल के तौर पर, अगर नंद वंश अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू पा लेता और उसका पतन ना होता, हाँ। या अगर सिकंदर की सेना व्यास नदी पार कर लेती और उसका नंदों से सीधा टकराव होता, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने प्रयास में असफल हो जाते, तो क्या भारत का राजनीतिक नक्शा वैसा ही बनता जैसा मौर्यों ने बनाया? क्या नंदों के अत्यधिक केंद्रीकृत लेकिन शायद कम लोकप्रिय शासन के तहत भी एक वैसा ही विशाल, एकीकृत और स्थायी साम्राज्य बनना संभव था, या फिर भारत शायद छोटे छोटे राज्यों में ही बटा रहता? ये सोचने वाली बातें हैं। जी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिखाते हैं कि मगध का उदय सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जिसने भविष्य के कई संभावित रास्तों में से एक को चुना। इन सवालों पर हमारे श्रोता अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और विचार कर सकते हैं।